राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत किया गया सम्मानित। निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को जिला स्तर पर पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना की अपील। प्रदेश में सरसों की फसल की खरीद जारी। इस वर्ष सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल पर हो रही है सरसों की खरीद। और सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने के दिए आदेश। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी को रोकने के लिए लिया गया यह निर्णय। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार प्रदान करेंगी। अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं के परिवारजनों ने पुरस्कार प्राप्त किए। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। मैं बहुत खुश हूँ। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बूझा। मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। वहीं आरएलडी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके पोते जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है। जीवन के सबसे खास पल आज हमने यहाँ बिताए हैं। ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है। चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे, जो गांव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान असाधारण और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भिवानी के जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आमजन से अपील की है कि वे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को जिला में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट न करें जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। यदि कोई बिना इजाजत के प्रचार सामग्री पोस्ट करता है तो वह द प्रिवेंशन ऑफ डिफेंचमेंट एक्ट की उल्लंघना माना जाएगा तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महिला व बाल विकास विभाग फतेहाबाद द्वारा लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर आंगनवाड़ी वर्कर तथा हेल्पर का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। विभाग की सुपरवाइजर सुमनलता तथा मिशू रानी ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्हें अपने अपने गांव तथा शहर के वार्ड में जाकर विशेषकर इस वर्ष 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं को मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान करें। आज ये अच्छे से समझाया है कि जितने भी आपके एरिया में जो बच्चे आज 18 साल के हो गए हैं तो उनसे मतदान जरूर करवाएं और उन्हें अच्छे से समझाएं कि अच्छे से निर्णय लेके सोच समझ के अपने वोट का सदुपयोग करें और गांव-गांव में जाके अपने गली-गली में जाके अच्छे से लोगों को समझाएं कि कोई भी ऐसा ना रहे जो वोट ना डाले। जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं या हेल्पर हैं
उनको हम ये मैसेज करें, सूचित करें कि वो अपने गांव के एरिया में जितने भी लोग हैं जो 18 साल के हो चुके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने मतदान का सही उपयोग करें, क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है, इसको खाली ना जाने दें। और मैं वैसे भी लोगों से भी ये एक अपील करूँगी कि आप सभी अपने अपने वोट का सही मतलब उसका उपयोग करें। आंगनवाड़ी वर्कर रंजीत रानी तथा स्नेहलता ने बताया कि उन्हें विभाग में बुलाकर मतदान को लेकर विशेष जानकारी प्रदान की गई तथा अपने अपने वार्ड तथा गांव में जाकर लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा है। अधिक से अधिक वोट डालने हैं, जैसे गांव में जाकर बताना है भी गांव के लोगों को भी अपने वोट को खाली नहीं जाने देना, अपना वोट जरूर ही डालना है भी, ऐसा ना हो भी कोई बंदा ऐसा रह जाए भी जो वोट ना डाले। गांव के लोगों को या महिलाओं की जैसे मीटिंग लेते हैं उसमें समझाएंगे भी अपना वोट मतदान जरूर करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाएं भी मतदान जरूर। कि पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को एक बार फिर टिकट दिए जाने पर रोहतक के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद शर्मा के अलावा राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव है, इसलिए देश हित से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं। भाजपा यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर लड़ रही है, जबकि ईडी गठबंधन के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। अब ये जो लड़ाई है लोग बाग फैसला करेंगे कि लोगों ने देशभक्त, देश का विकास करने वाले हमारे महापुरुष नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, राहुल गांधी को चुनना है, ये देश के लोग फैसला करेंगे। 36 बिरादरी फैसला करेगी, देश की जनता फैसला करेगी। लोकसभा का चुनाव होगा प्रधानमंत्री के चेहरे पर, लोकसभा का चुनाव होगा केंद्रीय नेतृत्व पर, विधानसभा का चुनाव थोड़ी है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि चुनाव के दौरान छोटे स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि इस चुनाव को अरविंद शर्मा बनाम दीपेंद्र हुड्डा नहीं बनने देना है, बल्कि इसे मोदी बनाम राहुल गांधी के आधार पर लड़ा जाए। अंतिम समय तक, अंतिम वोट के भुगतान तक हमने ढीला नहीं पड़ना है, क्योंकि सामने जो हमारे विरोधी है उनके जीवन मरण का ये प्रश्न है और उनकी पॉलिटिकल जिंदगी का ये चुनाव है। इस चुनाव से उनकी पॉलिटिकल जिंदगी खत्म हो जानी है या कंटिन्यू रहने वाली है। ये चुनाव उनके लिए अंतिम है, इसलिए इस बात को सोच के हमने अंतिम समय तक सॉलिड रह के एक एक वोट का भुगतान करवाना है। जो बात कही थी कि बूथों के ऊपर कुछ बोगस वोट पोलिंग हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा में नहीं, लेकिन एक वोट की भी अपनी कीमत है। एक एक वोट को संभालते हुए आखिरी समय तक कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल चौकन्ने रह के और बिल्कुल निर्भय रह के, पूरा भारत आज आर्थिक स्थिति में मजबूत है। कांग्रेस के टाइम में 10 नंबरिया था, आज हम 5 नंबर पे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले 2024 के अंदर हम तीसरी आर्थिक स्थिति मजबूत, हमारी ताकतवर होने वाली है। ये मित्रों, लोकसभा आम चुनाव के मतदान में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे, इसके लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजकीय महाविद्यालय जींद के एनसीसी कैडेट्स ने शहर के मुख्य मार्गों पर लोगों को मतदान करने को लेकर संदेश दिया और जिनके मत नहीं बने हैं उनको मत बनवाने की अपील की। एनसीसी कैडेट ने बताया कि सभी अपने मत का प्रयोग कर चुनाव का पर्व देश का गर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि सभी मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम देश को एक मजबूत लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वोट एक हमारा जन्मत अधिकार है, हमें निष्पक्ष होकर अपना वोट डालना चाहिए। 18 साल से ऊपर के सभी बच्चों को अपना वोट बनवाना चाहिए और अपने एक प्रतिनिधि को वोट देना चाहिए। कॉलेज से बाजार तक रैली निकाली है, जिसमें हमने मतदाताओं को जागरूक किया है कि वो अच्छे से वोट दे, अपने वोट का सही प्रयोग करें। गलत पार्टी को या किसी भी राजनीतिक जो हमें लालच देते हैं उनको वोट ना दें, बल्कि एक जागरूक
नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को पूरा करें, क्योंकि मतदान का अधिकार बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। हमें अपने विचारों को, अपने सोच बूझ से, शिक्षा, सब क्षेत्रों को मायने में रख के अच्छे से किसी एक जो प्रतिनिधि हमारे लिए अच्छा है उसी को वोट देना चाहिए। कॉलेज की प्राचार्य एवं स्वीप कार्यक्रम के जीन प्रभारी सत्यवान मलिक ने बताया कि वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनाव में राज्य में लगभग 70% मतदान हुआ था, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 75% मतदान हो। इसी मुख्य उद्देश्य के मद्देनजर मतदाताओं को संदेश देना है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी अहम है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता को जागरूक करना और हमारा जो मतदान का प्रतिशत है उसको हम 80% या उससे भी ऊपर ले जाने के लिए लगातार हमारे मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि वो स्वतंत्र और निर्भीक होकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मत डालें। और जो हमारा युवा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष का हो चुका है, उसका अभी मतदान बनवाने के लिए, मत बनवाने के लिए जो टाइम दिया गया वो 26 अप्रैल तक का है। मैं चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग में वो अप्लाई कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के इनेलो से प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कैथल जिला के कस्बा कलायत में इनेलो कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित करते हुए और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों का कोई अगर आगे बढ़ा रहा है तो वह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर कोई हरियाणा को प्यार करने वाला व्यक्ति है तो वह आप पार्टी उम्मीदवार सुशील गुप्ता को वोट नहीं डालेगा, क्योंकि जो SYL का पानी है उसको आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने रोक रखा है। असल में चौधरी देवीलाल की नीतियों को कोई आगे बढ़ा सकता है, कोई बढ़ा रहा है तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज की मीटिंग आपने देखी नहीं, कितनी बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता आया हुआ था, कितना उत्साह था कार्यकर्ताओं में। अब वो जो लोग अपने आप को चौधरी देवीलाल के वारिस मानते थे, मुझे लगता नहीं कि इस चुनाव में वो कई उम्मीदवार भी उतार पाएंगे। हरियाणा का अगर कोई व्यक्ति है जो इस प्रदेश से प्यार करता है, वो सुशील गुप्ता के पक्ष में वोट नहीं डालेगा। इसलिए नहीं डालेगा कि हमारा SYL का जो पानी है उस पानी को पंजाब की आप पार्टी की सरकार ने रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया। उस फैसले को मानने की बजाय कहीं उसके अंदर नई कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर ED और CBI के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने नवीन जिंदल को भाजपा की ओर से टिकट देने और चुनाव लड़वाने के बारे में भी सवाल किए। उन्होंने बताया कि कल दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ED गठबंधन की ओर से कल रैली निकाली जाएगी। इस अवसर पर राहुल दादव और उनके समर्थक आप पार्टी में शामिल हुए। रैली पूरे इंडिया गठबंधन की होने जा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध के साथ साथ लोकतंत्र पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है उसको भी वहां पर निशाना बनाया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए रैली की गई है और आप देखेंगे कि विशाल जनसमूह कल उस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहा है। मुझे ये कहते हुए जरा भी हिचक नहीं है कि अब सड़कों के ऊपर लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए। ऐसा समय नजदीक आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ये कहा जाता है कि सारी एजेंसीज, पूरा प्रशासन वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, लेकिन पता नहीं क्यों चुनाव आयोग आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ED, CBI और सारी एजेंसीज, पुलिस, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। नूंह जिले के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कल रबी सीजन फसल खरीद को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि फसल खरीद को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर संबंधित विभाग को व्यापक प्रबंध समय पर सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने कहा कि रबी फसलों की खरीद के लिए प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि नूंह जिले में गेहूं व सरसों की खरीद के लिए नूंह, तावड़ू, फिरोजपुर, झिरका, पुनाना इत्यादि खरीद केंद्र बनाए गए हैं। कि हमारे यहाँ जो वेरिफिकेशन कर दी गई है, लगभग 49% जो है MFB पे रजिस्ट्रेशन हुआ है और जितने भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सबको मैसेज दिया जा रहा है 26 तारीख से परचेज का और 1 तारीख से जो गेहूं का, और वो परचेज भी हमारे सभी मंडियों में सुचारू रूप से चालू हो गया है। साथ ही साथ गेट पास भी करने चालू हो गए और जितने भी हमारे टेंडर्स थे वो भी हो गए। अब हमारा थोड़ी दिन में लिफ्टिंग भी चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 2,275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंडियों में फसल खरीद के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उन्हें सूचना पट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। जो क्योंकि कई जगह नमी के कारण से इशू था, क्योंकि अभी देखा होगा हाल साल में बरसात भी हुई थी। 26 तारीख से हमारा चालू हो गया है, लेकिन क्योंकि परचेज मॉइस्चर को देख के ही जाता है, तो मॉइस्चर कि जैसे अभी धूप निकली है तो अभी ठीक हुआ है और परचेज रेगुलर चालू हो गई। नूंह में मंडी में भी आज परचेज चालू हो गई। गेहूं का 2275 है और सरसों का 5650 है। कैथल की अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है और सरसों की फसल की खरीद पर पिछले वर्ष से 250 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा मिलने से किसान बहुत संतुष्ट हैं। कैथल अनाज मंडी के व्यापारी सुरेंद्र सरदाना और श्रवण ने कहा कि इस बार किसान काफी अच्छी किस्म के सरसों अनाज मंडी में लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने व्यापारियों, किसानों और मजदूरों के लिए अनाज मंडी में बिजली, पानी और सुरक्षा के अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, जिससे सभी बहुत खुश हैं। पहले परेशान होता था किसान, अब के फसल का रेट भी बढ़ गया है और इतना खुश है कि आगे भी शायद इसकी बिजाई भी डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। और बाकी सुविधा बहुत है, यहाँ किसानों को 10 रुपये थाली मिलती है और शायद होटल पे भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता हुआ, ताज़ा और हेल्दी खाना मिलता है। वहीं मंडी में सरसों की फसल लेकर आने वाले किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई अनेकों हितकारी योजनाओं का वे पूरा लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों और मजदूरों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। बढ़िया कर रही है सरकार। पहले रेट कम था, 5400 था, अब की बार बढ़ा के 5650 कर दिया है, तो इससे आम किसान भी खुश है। और रही फसल की उपज की, तो अगर हम अपनी फसल को अपने तरीके से उपजाएं तो फसल तो देख अच्छा अनाज देगी। तो इसीलिए सरसों की फसल में अब की बार मुझे लगता है कि रेट में उछाल है। गवर्नमेंट ने पिछली साल 5450 था, ये 5750 रेट है। हम खुश हैं। बीजेपी सरकार में बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ सरकार ने कैंटीन खोल के बहुत बढ़िया सुविधा है मंडी में। वैसे भी चौकीदार वगैरह और सो बहुत बढ़िया सुविधा। मैं मजदूरी करता हूँ जी, और दाल चावल जो है सरकारी तरफ से मिल रहा है। यहाँ पर अच्छी खाना है, 10 रुपये में पेट भर के खाना मिलता है। खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है। यहाँ बहुत खुश है जी, किसान मजदूर भी 10 रुपये में खाना पेट भर के मिलता है। नारनौल की अनाज मंडी में भी अब किसान अपनी सरसों बेचने के लिए आने लगे हैं। मंडी में किसानों के लिए मार्केट कमेटी द्वारा पीने के पानी, बिजली व बैठने की व्यवस्था की गई है। इस बार सरसों की अच्छी आवक होने की उम्मीद है। किसान अपनी सरसों की फसल को लेकर काफी खुश हैं। इस बार सरसों की फसल में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसानों के लिए सरसों की फसल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अधिकतर किसान सरसों की पैदावार करते हैं और इसी फसल पर उनकी आगामी योजनाएं भी निर्भर करती हैं। मार्केट कमेटी के सचिव विजय सिंह ने बताया कि किसानों को टोकन जारी किए जा रहे हैं। उन्हीं किसानों की फसल की खरीद की जा रही है जिन्होंने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और अब तक नारनौल की अनाज मंडी में 600 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। सरसों की खरीद शुरू हो रही है और किसान आ रहे हैं, उनके टोकन जारी किए जाते हैं। और करीब कल तक 36 किसान मंडी में आए थे, करीब 600 के क्विंटल सरसों लेके आए थे और उनका निर्धारित मापदंड से चेक किया जाता। उसके बाद अभी सरसों में मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है, इस मारे खरीद हो नहीं पाई। समर्थन मूल्य 5650 रुपये सरकार द्वारा तय किया गया है और नेफेड की तरफ से सोसाइटी के द्वारा खरीद की जा रही है। सरसों की आवक अच्छी रहेगी, यहाँ फसल अच्छी है और काफ़ी आवक आने की उम्मीद।
उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मौसम में कल से फिर बदलाव देखने को मिला। हरियाणा में कई स्थानों पर वर्षा, आंधी और ओलावृष्टि के समाचार प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में पलवल जिले में बीती रात बिजली व गरज के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी करने और उचित मुआवजा देने की मांग की है। गौरतलब है कि ओलावृष्टि के कारण पलवल जिले के गांव बामनी खेड़ा, सिलोटी, बड़ोली, मुनीरगढ़ी, नांगन, ब्राह्मण, छज्जूनगर, दिगोट, अटोहा, लाडियाका, रुंधी सहित अनेक गांवों में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों ने ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी की मांग करते हुए कहा कि ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसके चलते किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। वे सरकार की गेहूं की फसल की गिरदावरी करवाए और मुआवजा दिया जाए। कल ओलावृष्टि हुई है जी, इसमें 4-5 और पास के जो गांव में सबको ही नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ जमीन को काफी नुकसान हुआ है। अनाज बिल्कुल नहीं बचा है, भूसा भी नहीं बन पाएगा। और हम चाहते हैं सरकार से, सैनी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कम से कम 60,000 रुपये एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पे भारी नुकसान हो जी, कतई 100% नुकसान है गो। याम कच रहे नो जी, ना नाज रहे हो ना भस रहे हो। मांग करते हैं जी कम से कम 60 मन बैठे किला में तो 50,000 को नुकसान है और 10-15 हजार को बहुत नुकसान। तो 70-80 हजार को किला को, पर जैसे सरकार दिखे खर्चा भी लगाया हुआ है। इतना विशेष हो रहा प्रयोग, सारी फसल नष्ट। इससे आगे हम असमर्थ है, हम बच्चे ने दाखिला भी नहीं दिवा सके। कोई हमारे पास चारा नहीं है, कोई अन्न नहीं है, या टाइम बिल्कुल सड़क पे खड़े हैं, हमने लगा लिया, जो कुछ भी नहीं है। सरकार से गुजारिश करते जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारी मदद करें। हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है और मंडियों में प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस भी किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके 1 तारीख से ही गेट पास कटने शुरू हो जाएंगे। किसानों की सुविधा के लिए मंडी प्रशासन द्वारा रहने पीने के स्वच्छ पानी, शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है। मंडी सचिव की माने तो किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सरकार द्वारा अब की बार गेहूं की MSP 2,275 रुपये तय की गई है और उन्होंने कहा कि अब की बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा गेहूं की आवक होने की उम्मीद है। वे किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। ज़्यादा जानकारी देते हुए मंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने बताया कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं रात को लाइट का पूरा प्रबंध भी किया गया है। उन्होंने बताया कि बारिश होने की सूरत में आढ़तियों के पास तरपालों का पूरा प्रबंध है ताकि किसानों की फसल को बारिश से बचाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि बारदाने की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और हैफेड की तरफ से खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल अंबाला कैंट की अनाज मंडी में 1,17,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी और अब की बार 1,30,000 क्विंटल गेहूं की आवक होने की संभावना है। गेहूं की खरीद हमारी प्रारंभ होने जा रही है सरकार की तरफ से, और हमारी तरफ से जो पूरी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं किसानों को सभी प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे उनके लिए पीने के पानी का ठंडे मतलब पीने के पानी का प्रबंध है, उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा और साफ सफाई का पूरा प्रबंध किया गया है। शौचालय साफ किए गए हैं, रात में लाइट का पूरा प्रबंध है। बारिश आने की संभावना में आढ़तियों के पास बाकायदा क्रेट्स और तरपालों का प्रबंध है और ताकि किसान की गेहूं को भीगने से बचाया जा सके। जिस किसान का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर है, उसका गेट पास 1 अप्रैल से ही कटना शुरू हो जाएगा ई खरीद पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पे हैफेड की खरीद है, तो उम्मीद करते हैं कि बारदाने की किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को 1 अप्रैल से अगले आदेश तक गेहूं की अपनी भंडारण की स्थिति घोषित करनी होगी।
समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमानी सट्टेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा चावल भंडारण की घोषणा पहले से ही लागू है। कोई भी इकाई जो मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, उसे खुद को पंजीकृत कराना होगा और हर शुक्रवार को गेहूं और चावल के भंडारण का खुलासा करना भी शुरू करना होगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल की भंडारण की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत मजबूत न्यायिक प्रणाली वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र है। कोई भी व्यक्ति या कोई समूह न्यायिक व्यवस्था पर दबाव नहीं बना सकता। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भारतीय लोकतंत्र को अद्भुत बताते हुए कहा कि भारत को कानून के शासन के बारे में किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति कल नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून के समक्ष समानता आज के भारत की पहचान है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कानून उन लोगों की जवाबदेही तय कर रहा है जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को सशक्त, जनहितैषी और स्वतंत्र बताया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए वो सभी कदम उठाए हैं जिनकी एक दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अनेक उपाय कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कल नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की की महिला शाखा की 40वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में 31 करोड़ महिलाओं को मुद्रा ऋण उपलब्ध कराए गए हैं और 1 करोड़ महिला ने 1 लाख रुपए की आय का आंकड़ा पार कर लिया है, जिन्हें अब लखपति दीदी कहा जाता है। आगामी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए कारोबारी साल 2024 और 25 की शुरुआत होने के बाद देश में बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। 1 अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों के बारे में आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अपने आखिरी दौर में है। ऐसे नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं। ये आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 31 मार्च से पहले फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम। आइए जानते हैं अप्रैल 2024 से कौन से फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो रहे हैं। अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आप 31 मार्च 2024 तक फास्टैग KYC को अपडेट नहीं करवाते हैं तो अगले महीने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव कर देगा। इसका मतलब है कि अगर फास्टैग में बैलेंस है तब भी उसके जरिए भुगतान नहीं होगा। NHAI ने फास्टैग KYC को अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन नंबर रद्द हो जाएगा, यानी कि पैन का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए यूजर को 1000 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल 2024 से EPFO के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने से नया नियम लागू करने वाले हैं। इस नियम के अनुसार अब नौकरी चेंज करने के बाद PF अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। SBI क्रेडिट कार्ड। जिन यूजर्स के पास SBI क्रेडिट कार्ड है उनको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने वाला है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं तो बता दें कि 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 1 अप्रैल से मान्य हो जाएगा तो वहीं कुछ पर 15 अप्रैल 2024 के बाद से लागू होगा। इंश्योरेंस के नियमों में होने जा रहा है बदलाव। इंश्योरेंस सेक्टर में भी 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। IRDAI ने नियमों में बदलाव करते हुए सरेंडर वैल्यू के नियम को बदल दिया है। अब ग्राहक जितनी देर से पॉलिसी को सरेंडर करेंगे उन्हें उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। 3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। वहीं 4 से 7 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त हो सकती है। न्यू टैक्स रेजिम। अगर टैक्स पेयर ने अभी तक टैक्स रेजिम का सिलेक्शन नहीं किया है तो उनके पास कुछ दिन का समय और बचा है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 से नई कर। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।